हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद एम के गौतम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम पूर्व वैदिक सभ्यता। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाया हुआ था और वैदिक सभ्यता में हमने जाना था कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कैसे कौन है। उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी जो थी उसके बारे में जाना था। कुछ हम बता देते हैं। वैदिक सभ्यता वो सभ्यता है जिनमें वेदों से संबंधित या वेदों के जो काल से संबंधित हो उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। उनका कार्यकाल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसका कार्यकाल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक कार्यकाल होगा। ठीक है। जो वैदिक सभ्यता के जो वेद जो है, वेद के जो कार्यकाल को जो वैदिक सभ्यता कहते हैं, तो वेद के संस्थापक आर्य को माना। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा ने उनको लिखा और उसके बाद जो संस्थापक जो आर्य थे वो अपने आप को श्रेष्ठ माना। ठीक है। तो आर्य ने अपने आप को श्रेष्ठ माना। जैसे कि हमने अगर पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उससे आपको बेसिक जानकारी की और मजबूत हो जाएगी, जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं पूर्व वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जिसमें ऋग्वेद के संबंधित कालों के बारे में जानकारी या ऋग्वेद से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व वैदिक सभ्यता है। अगर ऋग्वेदिक की बात करें तो ऋग्वेदिक मतलब कि ऋग्वेद के बारे में हमने बताया था कि ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। जो वेद है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद का मतलब होता है 7 सुर या स्वरों से संबंधित, जो भारतीय संगीत का जनक 7 स्वरों को कहा जाता है। यजुर्वेद का मतलब होता है कि यज्ञ से संबंधित, और अथर्ववेद का मतलब होता है कि जादू टोना मंत्र, और उसके बाद जो है मतलब कि जादू टोना और क्या बोलते हैं उसको, शादी विवाह से संबंधित। जो ऋग्वेद से संबंधित है उसमें पूर्व वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक का मतलब है कि ऋग्वेद से संबंधित जो काल होते हैं उनको पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वेद को छोड़कर तीनों वेदों के जिसमें काल हो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल इनके बाद पढ़ेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ध्यान में रखिएगा। तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऋग्वेद के बारे में उपनिषद आने बताए थे। उपनिषद में आप ठीक कर लीजिएगा कि ऐसे के जो निशान होंगे तो वो सेम है। उपनिषद जो है और आर्य दोनों सेम है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में। तो पूर्व वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जिनमें ऋग्वेद से संबंधित तो जितने भी बात है वो सिर्फ ऋग्वेद में ही दिए गए। और इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें जो है ऋग्वेद को छोड़ के तीनों वेद से संबंधित होंगे। तो जो आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में, तो पूर्व वैदिक सभ्यता जो भी है वो मंत्रों से संबंधित है, देवी देवताओं से संबंधित है। जो कैसे सभ्यता का जब उदय हुआ तो धीरे धीरे वो अलग अलग तरह से विस्तार करते गए, अपना जो मेंटलिटी उसको चेंज करते चले गए। तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य को विस्तार करने के लिए, किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो चाहे कोई भी सभ्यता, उसको विस्तार करने के लिए जो संबंधित चीजें होती है वो 4 प्रकार की होती है। जैसे कि अगर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ये 4 चीज ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी राज्य को विस्तार करने में लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी। तो ये सब किस तरह की धार्मिक व्यवस्था, जिनके हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर सभ्यता थी या एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनमें कुछ जो आर्य थे वो घुमंतु थे। जैसे कि घुमंतु मतलब कि अलग अलग जगहों पे, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इन जगहों पे इनका जो है साक्ष्य मिले, जिनसे ये पता लगाया गया कि ये एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह रहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग मत दिया है, जिसमें सर्वमान्य मत जो है मैक्स मुलर का जो माना जाता है वो मध्य एशिया से माना जाता है। तो आज की इस कड़ी में देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक से संबंधित बातों को, जिससे हमें ये पता चले कि पूर्व वैदिक काल कैसे है और क्यों है, इनके बारे में क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन जो है उस टाइम में हम देखे थे कि सभ्यता एक जो है नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें हम देखेंगे कि कबीलाई जीवन थी। मतलब कबीला के जो लोग होते हैं उनका जो समूह होता है, कबीला छोटे छोटे आकार के जो घर होते हैं उनके जो समूह को हम जन कहते हैं। जन का मतलब होता है कि कबीलों का समूह को जन कहते हैं। जन के प्रधान को राजन कहते हैं। राजन का मतलब होता है कि राजा। तो जन के प्रधान को राजन कहते हैं। तो जो
हमारी जो इसमें हम देखेंगे कि जो भी ना सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें मातृसात्मक परिवार था। इसमें फिर देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मातृसात्मक थे, अगर इसमें पूर्व वैदिक सभ्यता में आए तो जो परिवार हो गया वो पृथ्सात्मक हुआ। पृथ्सात्मक परिवार को कुल मतलब कुलप कहा गया था। तो जो भी कुल से जो है परिवार से मतलब कि जो परिवार होता था वो जो है आपको जो छोटी सबसे छोटी इकाई परिवार को कहा गया, जो उसे कुल कहा है। तो कुल से ग्राम हुआ, ग्राम से विश्व हुआ और विश्व से जन हुआ, मतलब बहुत बड़ा समूह हो गया, कबीलों का समूह हो गया। उसे जन के प्रधान को राजन किया। कुछ प्रमुख समितियां थी और समिति के प्रमुख को ईशान कहा गया। समिति के प्रमुख को ईशान कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम संगठन की जब भी अगर किसी राज्य को चलाना है, राजनीतिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है तो समिति और जो भी जो पदाधिकारी या प्रमुख होते हैं वो तो रखना जरूरी है। तो इस बात में हम देखेंगे कि कुछ संगठन भी थे। तो संगठन के लिए जो राजा थे, राजा के जो राजा तो प्रधान थे ही, तो राजा के जो पुरोहित जो हेल्प करने के लिए पुरोहित रहते थे, जिनमें वशिष्ठ और विश्वामित्र को सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित माना गया, जो राजा की सहायता करते थे। पुरोहित मतलब होता है कि धार्मिक सलाहकार। तो कुछ समितियां थी, आइए हम समिति जो है, समिति आम लोगों की संस्था थी। इसमें महिलाओं को भी भाग लिया जा सकता था। सभा में कुलीनों की संस्था थी, सबसे छोटी संस्था माना गया है। विधत उपज लूट या बंटवारा, उपज जो भी उपज होता था या लूट होता था उनका बंटवारा के लिए जो है वो विधत जो होता था उनकी संस्था थी। यह प्राचीन संस्था, विधत को प्राचीन संस्था माना गया। समिति और सभा जो ऐसी संस्था थी जो राजा होते थे, राजन, उनमें होड़ लगी रहती थी इसके लिए मतलब जो प्रमुख बनने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी। विधत में जो भी महिला भी थी और समिति, इसमें पूछ दिया जाएगा कौन सी ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाओं को भाग लिया जा सकता था, तो वो समिति और विधत। गण मतलब कुलीनों की संस्था, मतलब छोटी संस्था थी। तो हमने देखा कि विधत को प्राचीन संस्था माना गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुछ अधिकारी की बात करें तो अधिकारी को कहते थे रत्नीन, अधिकारी को कहते थे रतीन। ठीक है दोस्तों, रतीन कहते थे अधिकारी को, ये ध्यान दीजिएगा। जो कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण थे उसमें हम नोट डाउन किए हैं, जिससे आपको बेहतर एग्जाम में समझ में आएगा। जो अधिकारी थे वो पूरक का मतलब है दुर्गा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। काट दे बा रोल नंबर लगाए हैं, रोल नंबर चालू है कैमरा। चल, तो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिसमें हमने पूर्व के दुर्ग मतलब किला, स्पर्श का मतलब है गुप्तचर संस्था, मतलब सीबीआई जाए कोई भी गुप्त साम्राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण होता है राजाओं के लिए, तो स्पर्श मतलब गुप्तचर संस्था के प्रमुख। पुरोहित का मतलब जैसे हमने बताया कि धार्मिक सलाहकार, पुरोहित का मतलब धार्मिक सलाहकार, ये पूछ दिया जाता है। सेनानी की मतलब आप जानते ही होंगे, सेनानी की मतलब सेना प्रमुख। तो जो राजा थे उस टाइम में वो नियमित राजा नहीं था। कोई ऐसा होता नहीं कोई राजा बना दिया गया, ये है राजा यहाँ का, ये राजा, कोई नियमित नहीं था। जिसको जो भी प्रधान थे कबीला को उनको राजा बना दिया जाता था, मतलब राजा बना देते था। और उसका जो कुछ महत्व है बहुत कम था, बहुत ही कम मात्रा में महत्व था, न के बराबर। बलि जो है उस टाइम में दिया तो जाता था, मगर स्वेच्छा से, आपकी मर्जी है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यह एक कर के रूप में लिया जाता था, कर के रूप में यह लिया जाता। न्याय का उल्लेख नहीं था, न्याय का उल्लेख नहीं था। तो हमने देखा राजनीतिक जीवन में जो है पूर्व वैदिक काल में किन किन बातों को ध्यान में रखा गया। तो ये जो है जब हम उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो यही व्यवस्था चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो भी जैसे कि हमने इसमें देखा कि समिति और विधत में जो है महिलाओं को भाग लिया जा सकता था, तो उत्तर वैदिक काल में ये सब चेंजिंग, मतलब बहुत सारी चीज चेंजिंग, मतलब जैसे मनुष्य का जो दिमाग या कोई भी जो सभ्यता है वो विस्तृत होता है, तो उसका जो कार्यकाल के जो भी रूप होते वो भी चेंजिंग हो जाते हैं। तो नियमित सेना का अभाव नहीं था। हम सामाजिक जीवन में चलेंगे तो समाज में जो है कोई भी इंसान कैसा बनता है वो समाज पे ही निर्भर करता है। तो इसलिए समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। समाज समतावादी, मतलब समान तरह के समाज थे, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था, समान तरीके से लोग रहते थे और समतावादी था। समाज समतावादी था। स्त्री को सभा या समिति या भाग में जो मतलब पति के साथ यज्ञ होता था उसमें यज्ञ में भाग लिया जा सकता था। ठीक है, जो हमने देखा कि समिति और विधत में महिलाओं को उस टाइम में बहुत ही महत्व दिया गया क्योंकि वो आगे बढ़ सके। आज भी हमारे देश में देखते हैं कितने योजना दिए गए जिससे स्त्री को लाभ मिल सकते हैं और वो आगे की जो भी मंजिल है वो अच्छी से तय करे।
ठीक है। स्त्री का शिक्षा को महत्व दिया गया, स्त्री को शिक्षा का महत्व दिया गया। उपनयन, पुनर्विवाह। उपनयन का मतलब होता है कि मुंडन, जिसके बारे में हम जानते होंगे। पुनर्विवाह मतलब जो भी विधवा है, उनका पति या कोई भी चीज देहांत हो जाता है, उसका फिर दोबारा विवाह, उसे हम पुनर्विवाह कहते हैं। नियोग प्रथा प्रचलन था, ये भी जो भी प्रथा थे वो स्त्रियों को महत्व दिया गया, उन्हें आगे के लिए प्रेरित किया गया। पर्दा प्रथा, सती प्रथा एवं दहेज प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा मतलब जो भी घूंघट लटकाता है या घर के बाहर नहीं जाना है या कोई भी चीज ऐसा, तो पर्दा प्रथा उसे कहते हैं। सती प्रथा मतलब पति के साथ अपने आप को आत्मदाह कर लेती है, उसे हम सती प्रथा। दहेज प्रथा तो आप जानते ही होंगे, जो दहेज लेना और देना कोई बात ही नहीं थी उस टाइम में, तो ये सब बातें उस टाइम में नहीं थी। वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो कर्म पे आधारित थे। जो भी आदमी जो भी आदमी अगर जैसा काम करता है उसको वैसा नाम दिया गया। तो ये सब टोटल जी जो है कर्म पे आधारित था, वो 9वें मंडल में दिया गया, ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया। जैसे कि हमने पढ़ा होता 10वें मंडल में पुरुष युक्त जैसे थे, जो 4 पुरुष युक्त, पुरोहित, राजन, श्रमिक, शिल्पी, ये सब जो भी थे वो 10 मंडल में थे। और ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित 9वें मंडल में, ध्यान रखिएगा। वहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार। दास प्रथा का प्रचलन तो था, लेकिन यूरोप की मात्रा में कम था। उस टाइम में दास प्रथा तो था, मगर यूरोप की तुलना में बहुत ही कम था। ठीक है। अगर परिवार की बात करें तो परिवार जो है, हमने बताया कि परिवार जो है कुल सबसे छोटी इकाई होता था। परिवार एक कुल की सबसे छोटी इकाई होता था। परिवार प्रतीकात्मक मतलब पिता के द्वारा संचालित या प्रमुख होते थे पिता उस घर के या परिवार के। कुल संयुक्त व्यवस्था परिवार का, इसे संयुक्त परिवार व्यवस्था भी कहा गया। जो हम बात करें, कुछ बेसिक बातें की थी, इसमें कुछ विदेशी महिलाएं भी थी, जिसका नाम था अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये ध्यान रखिएगा, पूछ जाएंगे कि पूर्व वैदिक काल में कौन सी महिला थी, तो 3 महिला थी, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। वहाँ के लोग जो है मनोरंजन के लिए नृत्य एवं पाशा का मतलब संगीत जो भी थे उनके द्वारा मनोरंजन करते थे। जिसे हम सिंधु घाटी में जैसे पढ़े, तो उसमें पशु की लड़ाई या पाशा खेलना या जो भी कुछ है वो उस तरीके से मनोरंजन करते थे। तो जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो वैदिक सभ्यता है उसमें थोड़ी चेंजिंग होगी। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे हमने देखा कि जो है धार्मिक बातें, जो धार्मिक से ये पता चलता है कि किस देव में किस तरह के धार्मिक थे। तो जैसे हम सिंधु घाटी में पढ़े थे कि कोई मंदिर का प्रमाण नहीं था, वहाँ प्राकृतिक पूजक था, जो भी धरती माँ की पूजा होता था। तो इसमें 33 देवी देवताओं का जो है इसमें वर्णन मिला। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन मिला। प्राकृतिक पूजा के बहुदेववादी मतलब जैसे ही आप जानते हैं कि 33 देवी देवताओं का जब वर्णन मिलेगा तो जो है बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे। तो प्राकृतिक पूजक जो कुछ ऐसे देवता थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अंतरिक्ष के देवता माना गया इंद्र को, मारुत को, वायु को और रुद्र को। ये 4 देवता ऐसे हैं जो अंतरिक्ष के देवता महत्वपूर्ण। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता कहा गया, जिसमें 280 बार इनका 250 बार इनका वर्णन किया गया। 250 बार, ठीक है, 250 बार। अगर हम बात करें कुछ बेसिक बातें की, तो अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा, जो पृथ्वी का देवता। पृथ्वी, सोम, वनस्पति, सोम को वनस्पति का देवता, बृहस्पति हो गया, ये सब पृथ्वी के देवता थे जो कुछ महत्वपूर्ण देवता थे। आकाश में अगर बात करें तो सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु, ये सब जो है आकाश के देवता थे। और ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में इन्हीं आकाश देवता का मिलता है, ये बात आप ध्यान रखें। इंद्र को जब से हमने बताया कि प्रमुख देवता माना गया, जिसे पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला। इनका 250 बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद काल में। और जो मध्यस्थ देवता इनका 200 बार वर्णन मिलता है। अग्नि को मध्यस्थ देवता मतलब मनुष्यों के जो संपर्क में जो देवता आते हैं उनको अग्नि देवता कहा गया। वरुण मतलब वर्षा का देवता। सविता मतलब चमकता हुआ सूर्य का देवता। मित्र का मतलब उगता हुआ सूर्य का देवता। और अगर अश्वनी मतलब चिकित्सक देवता। अश्वनी मतलब चिकित्सक देवता। पूषण मतलब पशुओं का देवता। सोम मतलब वनस्पति देवता। ये जो देवता है महत्वपूर्ण है, जो ऋग्वेद काल से संबंधित है। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने बताया कि जो भी नदियां थी, इनमें जो 21 नदियां सबसे महत्वपूर्ण नदियां थी और अलग अलग नदियों का अलग अलग प्राचीन नाम है और जो वर्तमान में नाम है उनको भी देखेंगे अगले सीरीज में। तो आमाजू का नाम आप सुना होंगे। जो आमाजू का मतलब होता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को आमाजू कहा जाता है। जीवन भर अविवाहित महिला को आमाजू कहा गया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन जो है किसी भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि राज्य कितना
तरह से विस्तृत है और किन किन प्रयोग से इनका जो है सहयोग मिलता है। तो आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन जो है, जैसे हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार प्रधान था। यह एक ग्रामीण सभ्यता होगी जिसमें अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन माना गया। गाय को अधन्या का, गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था ऋग्वेद काल में, जिसमें इनका 176वां उल्लेख मिला है, जो सर्वाधिक महत्व माना गया पशु को, गाय पशु को, जिसे अधन्या भी कहा गया। इसे बहुत सारे नाम से माना गया, मगर इसे अधन्या मतलब न मारने वाला पशु। ऋग्वेद में कृषि का वर्णन 24 श्लोकों में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 24 श्लोकों में इनका वर्णन मिलता है। इस काल के प्रमुख उद्योग बढ़ई, कुम्हार, रथकार, चमकार थे। चम्रकार मतलब चमड़ा के काम करने वाले, ये सब उद्योग महत्वपूर्ण थे। ये जो महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि यहाँ जो है आंतरिक व्यापार थी, यहाँ केवल आंतरिक व्यापार थी, न कि विदेशी। यहाँ मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए आंतरिक व्यापार की कोई भी ऐसी प्रमाण नहीं है। यहाँ पे विदेश व्यापार नहीं था। घोड़ा सब दूसरा नंबर पे महत्वपूर्ण पशु है, जो घोड़ा को दूसरा महत्वपूर्ण पशु माना गया। तांबा या कांसे को अयस कहा गया। अयस नाम सुना होगा। तांबा और कांसे को अयस कहा गया। व्यापार विनिमय पद्धति द्वारा प्रचालित होती थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। एक ही जो है नदी का वर्णन हमें मिलता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप आगे की सीरीज में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जब तक आप इसको पढ़ते हैं तो आपको नोट बनाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किताब से जरूर पढ़ें, क्योंकि किताब से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आता है। क्योंकि बात यह है कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझने के लिए बताता हूँ, और किताब से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आएगा। क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैंने लिखाया है वो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ पे अगर लिख के अगर बताऊं तो बहुत सारे घंटे की वीडियो हो जाएगी, जिससे आपको बोर हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान मत उस चीज को दीजिए। मैं वही चीज लिखा रहा हूँ जो इनका एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी और टोटल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आप दे सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉब्लम नहीं लेना है, बल्कि हम बिहार आईटी और बिहार पॉलिटेक्निक या किसी भी एग्जाम के लिए हम आपके साथ है। और किसी भी एग्जाम से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही आपसे कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और कुछ बन के दिखाइए, जो हमको भी लगे कि हमने जो मेहनत किया वो आज सफल हो गया। तो धन्यवाद। चलते हैं इसके अगले सीरीज में मिलेंगे, और अगले सीरीज में मिलेंगे उत्तर वेदी काल से संबंधित। और मैं कोशिश करता हूं कि जो रीजनिंग के सीरीज है, मैथ के सीरीज है और साइंस के सीरीज है, ये तीनों सीरीज में एक एक करके लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस सीरीज को खत्म करके आपको अच्छी से तरीके से समझा दिया जाए। अगर मैं इसे कहानी की तरह समझाता तो थोड़ा लंबा हो जाएगी, मगर आप ध्यान में रखिए कि जो भी मैंने बताया वो एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद। चलते हैं।